आज के क्लास 10th रिफ्रैक्शन लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे कि अपवर्तन के बारे में। पिछले लेक्चर नंबर 9 में अपवर्तन की परिभाषा, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या हैं, समतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा और उससे संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने बात किया। आज के लेक्चर नंबर 10 के रिफ्रैक्शन में हम लोग बात करेंगे कि ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तन का विभिन्न पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपवर्तन का प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपवर्तन का तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तु की गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है और ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत क्रांति, कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आओ हम लोग अध्ययन करते हैं लेक्चर नंबर 10 में। रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। कांच के गुटके से अपवर्तन। हम यहाँ की शुरुआत ऐसी करेंगे, कांच के गुटके से अपवर्तन की। रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ग्लास स्लैब का मतलब है इसके दो पृष्ठ होते हैं, यह ग्लास भरा हुआ है, इसके दो समांतर पृष्ठ हैं। सबसे पहले प्रकाश की रेखा, प्रकाश किरण यहाँ आकर के इसके इस अपवर्तक पृष्ठ SS' के बिंदु P पर पड़ती है, या O है। इसको आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से इसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसको इसका अभिलंब कहेंगे। प्रकाश किरण को इसके साथ ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह थोड़ा सा झुक करके ऐसे जा कर के गिरेगी, क्योंकि हवा से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, इसलिए यह अभिलंब की तरफ झुकेगी। यह I हो जाएगा, इसको हम I1 भी कह सकते हैं। यह R1 हो जाएगा और पुनः इस पृष्ठ पर जब ये गिरता है तो इस पृष्ठ को हम P' कह सकते हैं और यहाँ पुनः दूसरा अपवर्तन का क्रिया होगा। लेकिन अब यहाँ प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की किरण पुनः ऐसे चली जाती है, क्योंकि यह जब ग्लास से हवा में जाएगी तो पुनः अभिलंब से दूर हट जाएगी और अभिलंब से दूर हटने की वजह से ऐसे जाने लगेगी। तो इस किरण को भी हम R ही कहते हैं या R1 कहेंगे। इसी के बराबर यह किरण होगी, कोण होगा, और यह कोण भी इसके बराबर होगा, क्योंकि यह ग्लास स्लैब है। जितना यह यहाँ पर झुकाया है उतना ही यहाँ पर ये उठा देता है। और मेन रूप से जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि यह जो किरण आगे जाती है, इन दोनों किरणों के बीच में देखते हैं तो एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये दोनों किरण एक दूसरे को काट नहीं सकती है, समांतर जाएगी, क्योंकि यह किरण जैसे जा रही थी वैसे ही यह भी किरण जाएगी। दोनों किरण एकदम समांतर होंगी, क्योंकि जितना इसने झुकाया था उतना ही इसने उठा दिया है, लेकिन एक ही रास्ते पर नहीं जाएगी। यह यहाँ से जा रही है और यह यहाँ से जा रही है, दोनों समांतर किरण जाएगी। और बीच में जो दूरी होगी इसी को हम पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। यह ग्लास स्लैब से अपवर्तन की चीज़ है। इस अपवर्तन में महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण
यहाँ पर 3 प्रकार की किरण की बात होगी। इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, जो ग्लास स्लैब के अंदर किरण है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, और जो ग्लास स्लैब के बाहर किरण है इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। इस केस में जो बाहर निकल जाती है किरण, यानी कि पुनः हवा में निकल जाती है, उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। और निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों के बीच में जो दूरी है उसी को हम पार्श्वी विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्श्वी विस्थापन का है। पार्श्वी विस्थापन, और पार्श्वी विस्थापन को हम परिभाषित करते हैं कि आपतित किरण जब 2 समांतर पृष्ठों से अपवर्तन होता है, इसमें शर्त है कि समांतर पृष्ठ से अपवर्तन हो, क्योंकि यह पृष्ठ यदि समांतर नहीं होते तो यह दोनों एक दूसरे में कोण बनाती है और उसको विचलन कोण कहते हैं हम। तो पृष्ठों से अपवर्तन होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो जाती हैं। समांतर हो जाती हैं और उनके बीच की दूरी को पार्श्वी विस्थापन कहते हैं, और उनके बीच की दूरी को पार्श्वीय विस्थापन कहते हैं। यह है पार्श्वीय विस्थापन। यह पार्श्वीय विस्थापन केवल यहीं पर आएगा कांच के गुटके में, क्योंकि इसके लिए दोनों पृष्ठ समांतर हो जरूरी है। दोनों पृष्ठ थोड़ा सा भी असमांतर होगा तो यह किरण तिरछा हो जाएंगी, आगे जाके फैलने लगेगी और उसको पीछे ले जाएंगे तो एक बिंदु पर काट देंगी और वहाँ पर विचलन कोण आता है, जैसे प्रिज्म में विचलन कोण आता है या अन्य 2 असमांतर भुजाओं में विचलन कोण आता है। तो ग्लास स्लैब से कैसे अपवर्तन की क्रिया होती है यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया। यहाँ आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, यह निर्गत किरण है। यह कोण आपस में बराबर होता है, यह कोण आपस में एकदम एग्जैक्ट बराबर होगा, क्योंकि यह जितना झुका रही है उतना ही यह उठाएगी, क्योंकि हवा से कांच में प्रकाश जाने में जितना डेविएशन अंदर की तरफ होगा, पुनः कांच से और हवा में जाने पर उतना ही डेविएशन बाहर की तरफ होगा। और यह जो है किरण और यह किरण दोनों समांतर जाने लगेगी, इनके बीच की दूरी को पार्श्वी विस्थापन कहेंगे। बस इतना ही है कांच के गुटके से अपवर्तन के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में, हम चर्चा करेंगे अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक के बारे में बताते हुए हम ये बताना चाहेंगे कि अपवर्तनांक अपवर्तन की क्रिया के लिए या किसी भी पारदर्शी माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को कई तरीके से परिभाषित किया जाता है और यहाँ पर भी हम लोग अपवर्तनांक को कई तरीके से देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम अपवर्तनांक के बारे में बात करते हुए यह कहेंगे, सामान्यतया हम बताते हैं कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के चालों का अनुपात होता है। यह अपवर्तनांक भी खुद सापेक्ष प्रक्रिया है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। हम यहाँ पर अपवर्तनांक की बात करें, जैसे ANG लिखते हैं तो ANG का मतलब होता है कि कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, जो ऊपर रहता है सापेक्ष रहता है, नीचे वाले का अपवर्तनांक होता है। यह अपवर्तनांक ग्लास का है,
इस अपवर्तनांक के सापेक्ष है, हमेशा इस प्रकार से बात की जाती है। यह बराबर क्या होगा भाई, तो प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल का मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। हमेशा अपवर्तनांक अनुपात के रूप में होता है। इस प्रकार अपवर्तनांक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात, चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ पर हम इस प्रकार अपवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हैं। हम अपवर्तनांक को माध्यम की सघनता और माध्यम की विरलता से भी परिभाषित कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी माध्यम के सघनता और विरलता के बारे में बात करें। माध्यम की सघनता का मतलब क्या हुआ कि अपवर्तनांक का अधिक होना, अपवर्तनांक का अधिक होना। अपवर्तनांक अधिक होते हैं तो माध्यम सघन माना जाता है, और अपवर्तनांक कम होते हैं तो माध्यम विरल माना जाता है। माध्यम की विरलता का मतलब है अपवर्तनांक का कम होना। और यहाँ से भी अपवर्तनांक को परिभाषित किया जा सकता है, अपवर्तनांक का कम होना, कि अपवर्तनांक क्या है। हम यहाँ से यदि अपवर्तनांक को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि माध्यम का वह विशेष गुण जिसके कारण माध्यम की सघनता निर्भर करती है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर हम बता देना चाहेंगे कि कौन माध्यम सघन है, कौन माध्यम विरल है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसका अपवर्तनांक अधिक है अथवा किसका अपवर्तनांक कम है। नहीं तो द्रव्यमान के घनत्व के आधार पर माध्यम की सघनता और विरलता यहाँ पर नहीं बताई जाती है। प्रकाशीय सघनता, प्रकाशीय विरलता उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, न कि उसके घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे हम बता दें कि यहाँ पर नोट में हम बता दें कि किरोसिन आयल जिसका अपवर्तनांक 1.44 है, जिसका अपवर्तनांक 1.44 है, जल से अधिक प्रकाशी
सघन माध्यम है। सघन माध्यम है। जबकि इसका घनत्व जल से कम है। यहाँ हम एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि किरोसिन ऑयल का अपूर्णांक 1.5 है, 44 है, जल का अपूर्णांक 1.33 है। तो 1.33 से इसका अपूर्णांक ज़्यादा होने के कारण यह प्रकाशीय सघन माध्यम माना जाता है और जल को इसके अपेक्षाकृत प्रकाशीय विरल माध्यम माना जाता है, जबकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो इस प्रकार हम यह बताना चाहेंगे कि अपूर्णांक प्रकाश के चालों को निर्धारित करता है, अपूर्णांक माध्यम की सघनता को निर्धारित करता है। अपूर्णांक को हम n के द्वारा लिखते हैं और यह 2 प्रकार का होता है। अपूर्णांक के प्रकार के बारे में बात करेंगे। अपूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपूर्णांक और एक सापेक्ष अपूर्णांक। अपूर्णांक के प्रकार, अपूर्णांक के प्रकार के बारे में हम बात करें। अपूर्णांक के प्रकार तो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है, सापेक्ष लिया जाता है, तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में हम बात करते हैं कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी भी दूसरे माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है, तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। सापेक्ष अपवर्तनांक हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है। जैसे ANG
कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक है और इसका मान होता है 1.5 और AnW हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है और इसका मान होता है 1.33। ये 1.5 को हम 3/2 भी कह सकते हैं और इसको 4/3 कह सकते हैं। लेकिन जब हमको WNG निकालते हैं, WNG यह सापेक्ष अपवर्तनांक है, यह सापेक्ष है, यह दोनों निरपेक्ष थे, तो WNG बराबर हम लिखते हैं WN इंटू ANG। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ANG अपान ANW। हमेशा सापेक्ष अपवर्तनांक को जो ऊपर वाला रहता है उसको नीचे कर देते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, और ANG का मान है हमारा 3/2 बटा के 4/3, यह उलट जाता है और 9/8 आ जाता है। यह सापेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष लिया गया है, इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ कांच का सापेक्ष वायु के सापेक्ष लिया गया है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लिया गया है, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इन्हीं सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों के साथ साथ हम इस वीडियो को करते हैं इनके आगे की चीज़ों को देखने के लिए। अगले लेक्चर को हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।